नमस्कार दोस्तों वैसे ही आप सब जानते हो ईरान वॉर को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में वापस से अटैक स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन दुनिया के लिए एक और बड़ा खतरा बन सकता है क्योंकि सऊदी अरब और यमन में जो हुतीज हैं उनके बीच में वॉर स्टार्ट हो रहा है। और जैसे आपने देखा होगा ना कि ईरान का जो वॉर हुआ उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ वो हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। और वैसे ही अगर यहाँ पर वॉर एक्सपैंड होता है हुतीज और सऊदी अरब के बीच में, तो यहाँ पर एक और चोक पॉइंट है जो कि बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है पूरे दुनिया की इकोनॉमी के लिए। और आप देख सकते हैं क्योंकि सऊदी अरब और हुतीज के बीच में पिछले काफी समय से शांति बनी हुई थी, लेकिन ये आप देख पाओगे खबर, हुतीज फायर मिसाइल्स एट सऊदी अरबिया ब्रेकिंग ईयर्स ऑफ काम। इसको हम डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार क्या हुआ है, अभी अचानक से इनके बीच में क्यों अटैक हो गया। यहां पर बताया गया कि जो प्लेन है, एयरक्राफ्ट है, उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई, रनवे के ऊपर अटैक हुआ है, यहां पर सऊदी अरब में जो एयरपोर्ट है वहां पर बॉम्बिंग हुई, सना में बॉम्बिंग हुई, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कल लास्ट डेट है स्टडी आईक्यू पर। अगर आप कोई भी यूपीएससी बैच सबसे लोएस्ट प्राइस पर लेना चाहते हैं, मतलब ह्यूज ड्रॉप हुआ है प्राइस में, और आप देख सकते हैं मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, सब कुछ हमारा जो यूपीएससी बैच है दोस्तों, उसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, यमन ईरान बैक्ड हुतीज, मतलब आप सब जानते हो कि यमन में जो हुतीज हैं, और देखो हुतीज जो है ना वो ज्यादातर आपको ये वाले हिस्से में देखने को मिलेंगे, ठीक है, यहां पर इनका कंसंट्रेशन है। और सना जो कैपिटल है यमन का, उसको भी उन्होंने ही कैप्चर कर रखा है। और बाकी का ये वाला जो मेन हिस्सा आप देख रहे हो, यहां पर यमन की सरकार है जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। तो हो क्या रहा है कि यहां पर यमन में जो हुतीज हैं उन्होंने सऊदी अरब के ऊपर अटैक कर दिया। और यहां पर आरोप यह लगा कि जो सना है पहले वहां पर रनवे पर अटैक किया गया और उसी के रिटेलिएशन में हुतीज ने यह किया है। और जो सऊदी बैक्ड यमनी गवर्नमेंट है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की कि सना पर हमने अटैक किया था, लेकिन हुतीज ने उल्टा सऊदी अरब के ऊपर अटैक कर दिया। खैर डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं यहां पर टाइमलाइन क्या हुआ, एक एक करके इवेंट्स क्या हुए, ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले क्या होता है कि यमन की जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है, जैसा मैंने आपको बताया ना कि यहां पर यमन की सरकार है इस पूरे एरिया में, और ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, सभी देश इन्हीं को मानते हैं। और बोला यह जाता है कि जो हुतीज हैं उन्होंने गलत तरीके से इस पूरे एरिया को कैप्चर कर रखा है। तो यहां पर उनका यह कहना है कि ईरान का एक एयरक्राफ्ट सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ आ रहा था, मतलब ईरान से एक एयरक्राफ्ट जो है वो सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ आ रहा था, ऐसा यमन गवर्नमेंट का कहना था। और इस एयरक्राफ्ट में सीनियर हुती लीडर्स थे जो कि ईरान से आ रहे थे। और ईरान में आपको पता ही है ना कि जो खमैनी है उनका जो फ्यूनरल था उसको अटेंड करने बहुत सारे दुनिया के पर्सनालिटीज गए थे। तो उसी प्रकार से वहां से उस फ्यूनरल से वो वापस लौट रहे थे ईरानियन एयरक्राफ्ट में। अब इसको लेकर यमन सरकार का कहना है कि देखिए ये सॉवरेनिटी का वॉयलेशन है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ईरान का एयरक्राफ्ट अगर हमारे एयर स्पेस में आ रहा है तो एक प्रकार से हो सकता है कुछ मिलिट्री एक्शन लिया जा रहा होगा, कुछ भी होगा, तो इसीलिए ये हमारे सॉवरेनिटी के खिलाफ है। अब इसी को देखते हुए यहां पर क्या हुआ कि जो यमन की सरकार है उन्होंने इस फ्लाइट को लैंड करने की कोशिश, मतलब उसको रोकने की कोशिश की ताकि सना में ये लैंड ना हो सके। और इसीलिए इन्होंने क्या किया, यमन की जो सरकार है उन्होंने सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बॉम्बिंग कर दी, रनवे पर बॉम्बिंग कर दी, ताकि ये जो फ्लाइट आ रही थी ईरान से वो यहां पर लैंड ना कर सके। और इसी को देखते हुए फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा। और हुतीज बैक्ड यहां पर जो लोग हैं उन्होंने इस एरिया को भी कैप्चर कर रखा। और यहां पर एक सिटी है होदेदा, तो वहां पर फाइनली जो एयरक्राफ्ट है उसको लैंड कराया गया। तो आई होप एक तो ये समझ में आ रहा है कि आपको कि जो एयरक्राफ्ट है वो सना आ रहा था, उसको रोका गया और उसको डाइवर्ट करके यहां पर कर दिया गया। अब देखिए क्या होता है, हुतीज ने इसका आरोप डायरेक्टली सऊदी अरब के ऊपर लगा दिया। ऑल्दो यमन की जो सरकार है उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हमने आपके एयरपोर्ट के रनवे पर बॉम्बिंग की, लेकिन जो हुतीज है उनका यह कहना है कि देखिए यमन की सरकार कुछ भी करेगी ना वो बिना सऊदी अरब के परमिशन के नहीं करेगी, क्योंकि सऊदी अरब पूरी तरह से इनको सपोर्ट करता है। यमन की जो सरकार के लोग हैं वो सऊदी अरब से ऑपरेट करते हैं। तो
यमन की गवर्नमेंट वही करेगी जो सऊदी अरब बोलेगा। मतलब एक प्रकार से ये जो बॉम्बिंग किया गया है हमारे एयरपोर्ट पर, वो सऊदी अरब की तरफ से किया गया और इसी को देखते हुए यहां पर इन्होंने रिटालिएशन किया। हुतीज ने रिटालिएट किया बैलिस्टिक मिसाइल से, आर्म्ड ड्रोन से। और कहां पर, ये अगर आप देखोगे, ये सना रहा जो मैंने आपको बताया, पहले बॉम्बिंग इधर हुई। इसी को देखते हुए हुतीज ने ये जो आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सऊदी अरब का, ये जो आप देख रहे हो यहां पर, इसके ऊपर अटैक स्टार्ट कर दिया, मिसाइल्स से बॉम्बिंग करना स्टार्ट किया। ऑल्दो यहाँ पर चीज़ों को इंटरसेप्ट किया गया है, लेकिन अगेन आई होप आप समझ रहे हो कि किस तरह से ये जो जंग है वो एक प्रकार से स्टार्ट हो गई। अच्छा, ये जो इंसिडेंट है वो इतना मायने क्यों रखता है, समझिए। क्योंकि 2022 में जो यूएन द्वारा पीस मतलब ट्रूस जो कंडक्ट किया गया था ताकि दोनों देश शांत रहे, उसके बाद से ये पहला मेजर क्रॉस बॉर्डर रिटेलिएशन देखने को मिलेगा। मतलब 4 साल से अगर आप देखोगे तो सऊदी अरब ने भी यहाँ पर डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन नहीं किया था। मतलब सऊदी अरब भी हुतीज के ऊपर अटैक नहीं कर रहा था और हुतीज भी कोई बहुत ज़्यादा सऊदी अरब के ऊपर अटैक नहीं कर रहे थे। इसीलिए मतलब 4 साल के बाद ये अटैक वापस से स्टार्ट हो गया है। दैट इज़ वाई ये इतना मायने रखता है। अच्छा, यहाँ पर यमन के अंदर जो सिविल वॉर है, इसके पीछे की भी कहानी समझ लीजिए जल्दी से। क्या होता है कि 2011 में अरब स्प्रिंग के बाद जो प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सलेह हैं, उनको स्टेप डाउन करना पड़ता है। यमन के प्रेसिडेंट थे, उनको अरब स्प्रिंग के बाद स्टेप डाउन करना पड़ा। उनके जो सक्सेसर हैं हादी, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे थे, करप्शन, वीक गवर्नेंस, अनएम्प्लॉयमेंट। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हुतीज का यहाँ से राइज होता है। और हुतीज बेसिकली अगर आप देखोगे ना, ये जो पूरा नदन वाला, ये वाला जो एरिया है नदन साइड यमन का, वहाँ पर इनका कंसंट्रेशन है। एंड बेसिकली दे आर शियाइट, जैदी शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और आप इससे कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि हुती शियाइट्स हैं तो इनका डायरेक्ट कनेक्शन ईरान के साथ होगा, ईरान इनको मदद करेगा, तो इसीलिए ईरान पीछे से मदद करता रहता है। इनिशियली क्या था कि जो हुतीज थे उनका डिमांड था कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका ज़्यादा हो, उनको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है। जो सुन्नी लोग हैं वो एक प्रकार से ज़्यादा पावर रखते हैं। तो आई होप आप समझ रहे हो, क्योंकि सऊदी अरब तो सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है, वो सुन्नी पॉपुलेशन को मदद करता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये पूरा आपको समीकरण देखने को मिल रहा है। तो होता क्या है कि 2014 में यहाँ पर फाइनली सना, ये जो सना आप देख रहे हो यहाँ पर, हुतीज इसको कैप्चर कर लेते हैं। ये पूरा एरिया इनके अंडर में आ जाता है और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हादी थे उनको छोड़कर भागना पड़ता है। और फाइनली आप देख सकते हो सऊदी को इंटरवीन करना पड़ा। सऊदी अरब को लगा कि भाई देखो, अगर हुतीज यहाँ पर टेक ओवर कर रहा है यमन को, तो ये सऊदी अरब के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। क्योंकि एक तो क्या है कि जो हौतीज हैं उनको डायरेक्टली ईरान से मदद मिलती है, फिर उसके बाद ये जो बॉर्डर आप देखोगे, अच्छा खासा लंबा बॉर्डर है सऊदी अरब के साथ, तो लगातार सऊदी अरब में प्रॉब्लम चलती रहेगी। सो दैट इज वाई यहाँ पर सऊदी अरब कभी नहीं चाहेगा कि जो शिया मेजॉरिटी सरकार है वो यमन में बने। तो सऊदी अरब चाहेगा कि यहाँ पर जो सुन्नी का वर्चस्व है, सुन्नी जो पॉपुलेशन है, वो लगातार यहाँ पर बनी रहे। एंड दैट इज वाई ये दोनों के बीच में आपको इतनी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अच्छा, ईरान का इन्वॉल्वमेंट क्या है? देखो, ऑफिशियली तो ईरान डिनाई करता है कि हम हुतीज की कोई मदद वगैरह नहीं करते, लेकिन सऊदी अरब, यूएस, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स का ये मानना है कि ईरान लगातार हुतीज को बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, मिलिट्री ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस, ये सब कुछ प्रोवाइड करता रहता है। एंड हुतीज एक प्रकार से इंपॉर्टेंट मेंबर माने जाते हैं ईरान के नेटवर्क का। आपने सुना होगा एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस, जैसे ईरान का काफ़ी सारा नेटवर्क है ना, जैसे हमास हो गया, उधर लेबनान में हिजबुल्ला हो गया, सेम उसी प्रकार से हुतीज भी उसी एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का ही पार्ट है। तो ईरान लगातार इनकी मदद करता रहता है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ समझिए, सना एयरपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सना हुती का कैपिटल है, मतलब यमन का कैपिटल, हुतीज का कैपिटल आप कह सकते हो। तो वहाँ पर अगर कोई भी अटैक होता है तो एक सिंबॉलिक वैल्यू है और मिलिट्री सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि एयरपोर्ट लॉजिस्टिक हब की तरह काम करता है, डिप्लोमेटिक गेटवे है, मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल्स होता है वहाँ पर, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का भी चैनल है। तो यमनी गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि जो ईरानियन एयरक्राफ्ट वहाँ पर आ रहा था, ये हमारे लिए खतरा बन सकता था। अच्छा, हुतीज ने आभा एयरपोर्ट पर क्यों अटैक किया? ये जो मैंने आपको बताया ना, सऊदी अरब में आभा एयरपोर्ट है, तो आभा तो क्या है ना कि हुतीज के रेंज में आ जाता है। हुतीज के पास जो भी मिसाइल्स वगैरह हैं, कोई बहुत ज़्यादा रेंज की है नहीं, तो इसीलिए वो आभा एयरपोर्ट पर लगातार अटैक करते रहते हैं। और पहले भी इन्होंने किया है, 2018-19 में भी कई बार इस एयरपोर्ट के ऊपर अटैक किया गया और इसीलिए अभी भी इन्होंने किया है। अच्छा, एयरपोर्ट्स लगातार क्यों टारगेट बन गए हैं? क्योंकि मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट में अगर आप देखोगे तो कोई लार्ज स्केल ग्राउंड इन्वेजन, कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तो इससे अच्छा है कि जो स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एसेट्स है, उसके ऊपर
अटैक करते हो तो इससे सिविलियन ट्रांसपोर्ट डिसरप्ट हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी अफेक्ट होगी, इसका सिंबॉलिक वैल्यू होगा, मीडिया का अटेंशन आएगा। सो दैट इज वाई ये लगातार आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है कि ये जो यमन वाला वॉर है ना, हूतीज वाला, इट इज नॉट जस्ट अबाउट यमन, इट इज मोर देन दैट, जो कि पूरे दुनिया की इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकता है। जैसे आपने देखा कि स्टेट ऑफ होर्मुज में, जैसे सबको पहले लग रहा था कि चलो यूएस ईरान के बीच में वॉर है, क्या ही हो जाएगा, जो होना है आपस में वो निपट लेंगे, मतलब ऐसा ही ज्यादातर सोचा जा रहा था। लेकिन यहां पर अब हुआ क्या कि स्टेट ऑफ होर्मुज क्लोज होने की वजह से इकोनॉमी इंपैक्ट हो गई, हमारे लिए प्राइसेस बढ़ गए, ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। तो उसी प्रकार से यहां पर अगर आप देखोगे ना, जो हूतीज हैं वो स्टेट ऑफ बाब एल मानदेब, ये जो स्टेट है, अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट आप कह सकते हो, क्योंकि यहां से तो पूरा यूरोप कनेक्टेड है ना, पूरा यहां से यूरोप की कनेक्टिविटी है। ये अगर डिसरप्शन होगा तो प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई चले जाएंगे, एंड दैट इज वाई यहां पर ये सबसे बड़ा आप खतरा बना हुआ है। और इसीलिए आप देखोगे तो अभी यूएस ईरान के बीच में वापस से जो वॉर स्टार्ट हुआ है, उसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस तो बढ़े थे, 80 के ऊपर चला गया था। ये जो हूतीज वाला खबर आया, इससे 85 के भी ऊपर चला गया है। मतलब अब ऑयल के प्राइसेस वापस से वही सिचुएशन में जा रहे हैं, वापस से क्या आप $100 पर बैरल की तरफ जा रहा है। इनफैक्ट यहां पर जो ट्रंप है उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि हम 20% फी कलेक्ट करेंगे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में। इसको लेकर मैंने आज सुबह ही वीडियो बनाया, बट आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरे मिडिल ईस्ट में वापस से काफी ज्यादा डिस्ट्रप्शन आ गया। इसको हम आई होप आप समझ पा रहे होगे इस पूरे वीडियो में क्या क्या चीजें हुई हैं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर अ मैरीटाइम बाउंड्री अक्रॉस द रेड सी विथ यमन? ध्यान रखिएगा, अक्रॉस द रेड सी विथ यमन। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं स्टडी IQ पर, यहां पर आपको मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज और सबसे लोएस्ट प्राइस पर कल तक का ये ऑफर वैलिड है। कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।